अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद को। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है रेडी फॉर 300 wars with India says Pakistan PM in कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया रियल टीवी। तो देखते हैं वीडियो। सोहेब चौधरी की वीडियो भाई, बड़ी रिकमेंडेड वीडियो। देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट करते हैं कि कौन करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो नवारुल हक काकड़ है उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ, आपने खुद ही बात कर दी है हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चलाना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। बहुत इनकी बातों को ना सिर्फ पसंद किया जाता है, ये अनबायस और रैशनल ओपिनियन देते हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असम्बली में जाकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से, इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर ले के रहेंगे, ये वो, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असम्बली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असम्बली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं।
और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। ठीक हो गया। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? हाँ। क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? नहीं, उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो उनसे हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की और गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकानमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ होगा भाई कि पहले- जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना दे के दिखा दें, आप कहेंगे ये हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और हाँ जी, अच्छा दिलशाद भाई, ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है। हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगे उनके साथ लड़ेंगे, ये जो अपने घर के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी हैं? देखिए बलोचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता, जो कि इंटीरियर बलोचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता। वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम, और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में उनके साथ आप मुकाबला करें, एक हेल्दी कंपटीशन आप आए मुकाबला करें। और दूसरे नंबर पे अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है। ठीक है, और वो फिर ये भी और सवाल हमने है, ये जंगे करके देख ली हैं मेरे भाई। हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखिए, हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी ओहदा है,
वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। इमरान खान को गोलियां, अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक डेमोक्रेसी के निज़ाम को क्यों नहीं चलने दे रहे? अच्छा, इसी स्टेटमेंट के, इसी मतलब स्पीच के दौरान पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जबकि उसे लार्जेस्ट हिपोक्रेसी कहना चाहिए अपने आप को, यानी कि भाई वो अपनी बात पे नहीं कायम रहता। आप मुझे बताएं, इससे हम अगर फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कोई, मैंने एक दिन पाकिस्तानी से पूछा मुझे कोई 4 ऐसे कंट्री बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के। आप मुझे बता दें कोई 3-4 ऐसे कंट्री। ऐसे तो कोई नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर, देखें जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर है यार, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है। जब बंदे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आएंगे तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेंगी। अब मेरे देखें, इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें, आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है, ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो नवारुल्लाह काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा, ज़ाहिरी बात है, जब नॉलेज नहीं होता उस तरीके से, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बता दिया गया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता दिया गया, जब हम सारी ज़िंदगी वही सुनते रहते हैं तो ऐसी कोई बात करता है तो बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा गूगल करके चेक करिएगा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़। इंडिया साइड कश्मीर में कितनी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कितना हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इवन यूएई की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। G20 की मीटिंग वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे नहीं हुई। और एट दी एंड जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो एक बात दिलशाद भाई आ जाती है, यार जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, दूध दे दो, उन्हें शहद दे दो, जो भी दे दो, वो मजहबी तौर पे आज़ाद नहीं है, तो इस आज़ादी का क्या फ़ायदा? आप मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम मिनॉरिटीज़ हिंदूज़ की बात करें, फिर वो मजहबी तौर पे आपको मतलब ये फिर ऐसे तो बड़ी बात उठती है। देखें जी, पहले नंबर पे आप बताएं, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? आप एक बात किसी इदारे के खिलाफ कर दें और उसके बाद आप अपना हशर देखेंगे, आपका हशर क्या होता है। आप एक बात किसी ऐसे मुल्ले के खिलाफ कर दें, उसके बाद आपके ऊपर कत्ल के फतवे लगते हैं, और आप बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शिया कम्युनिटी जो हमारी है, उसके साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है। उनकी इमाम बारगाहों को उनको उड़ाया, इन्होंने बम बांध के चले जाते थे। ठीक है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके, और हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफर के नारे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग, जो लोग मेरे सुन रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको पता होगा, हर बंदे ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपने उनके साथ क्या किया? जड़ा वाला के अंदर आपने उनके साथ क्या किया है? हिंदुओं की तो बात नहीं ना करेंगे, उसमें तो जरा ज्यादा मजहबी टच आ जाएगा कि नहीं ये कैसी बात यार। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि कौन सा मजहब आपको ये सिखाता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों की तौहीन करें? मुझे पहले नंबर बता दें, कोई ऐसा मजहब दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि ये बताता हो कि दूसरे मजहब लोगों की आप तौहीन करें, या उनके जो जज्बात है उनको मजरूह करें, या उनको कत्ल गारत करें। एक एलिमेंट ये भी आता है कि हमारे जो मौलाना हजरात हैं, सिर्फ मौलाना नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, जो कि मजहब को भी अपने तौर पर एक जो सा वो मॉडरेट कर के लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई इस्लाम ने ये कह दिया, मजहब ने ये कह दिया, जबकि हकीकत में वैसा होता ही नहीं है। यार देखें, ये जो हमारे यहाँ खास तौर पे ये जो मुल्ले हैं ना, जैसे मैं अब वो एक जमात का नाम नहीं लेना चाहता, यार अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी इस्लाम की खिदमत होती है कि वो एक रोड बंद कर देते हैं, एक गरीब बेचारा रिक्शा लेके जा रहा हो तो उसका रिक्शा तोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम निकलते भी तो गरीबों के लिए हैं ना, गरीबों के लिए निकलते हैं। वो बेचारा एक रिक्शा लेके जा रहा है, उसका रिक्शा तोड़ दिया, और वो बेचारा एक रेडी लगा खड़ा, उसको फ्रूट उठा के ले गए, ATM मशीनें तोड़ दी। यार ये आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? और जो आपके लीडर्स हैं उनके ऊपर अगर तवज्जो करेंगे, वो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया था? एक साइकिल से आए थे वो, और आज वो जो वीगो डाले पे फिर रहे हैं यार, और वो क्रूजर पे फिर रहे होते हैं। इसलिए आप यार देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मजहब जो है ना वो आपको इंतशार नहीं सिखाता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बंदा जो है वो मजहब प्रैक्टिस करे, उसको पूरा हक है। ठीक है, उसको कोई किसी चीज से आप मना नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, डिस्टर्ब ना करे। आप वो जैसे मर्जी प्रैक्टिस करे। अब हमारे यहाँ कई ऐसी मिनोरिटी, जैसे मैंने शिया का नाम लिया, उनको बेचारों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है,
कई जगह पे उन्होंने भी किया है, लेकिन उनके साथ भी बहुत हुआ, लेकिन रिएक्शन रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आता है। अच्छा, दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, ये कश्मीर का जो चूरन बेचा जाता है ये कितनी देर तक चलता रहेगा? मतलब मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार जितना सोशल मीडिया पे चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सोशल मीडिया का मतलब यह इंटरनेट पे मतलब आप सर्च करें तो बहुत सी ऐसी चीजें, अगर आप जानना चाहें, अगर आप वाकई में सच को समझना चाहें तो बहुत सी चीजें जो आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की यूथ की अगर बात करें, आज भी कश्मीर के नाम पे 1 मिनट में जज्बाती हो जाते हैं और फिर उसका एक नेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो सामने लाया जाता है कि ये देखो ये क्या कह रहा है, कश्मीर इंडिया को दे दो। और मैं कहता हूँ भाई जो हमारे साइड पे है हमने उसके लिए क्या किया, और फिर दूसरे नंबर पे 76 साल से हमें क्या फायदा हुआ ये नारे लगाने का? मुझे जवाब दे दो बस। मैं तो नहीं कह रहा कि फायदा हुआ या नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। और कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है मुझे बताएं। जी, लोग सर बहुत पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को सारा पता है। यहाँ पे सिर्फ मेन मसला ये है कि यहाँ पे एक डर लगा हुआ है कि अगर हम कोई अच्छी बात करेंगे, कोई इस तरह की जो है वो रियलिटी पे बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। और सर ये हकीकत भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है यार। आप ये देखेंगे यहाँ पे जो इदारों के लोग हैं वो उन लोगों का भी लिहाज नहीं करते जो 80-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं यार। हमारे यहाँ वो एक इबाद फरूक लड़का है, उसके बेटे को उठा के ले गए थे यार। आपको पता है, इसलिए लोगों को पता सब कुछ है। आज आपने देखें, आपने सर्वे करवाया इमरान खान के हक में, 90% लोगों ने इमरान खान के हक में सर्वे दिया। अब मुझे बताएं, क्या आप इधर 5-10 बंदे खड़े हैं, क्या कोई बंदा कह सकता है कि इमरान खान आ जाएगा पावर के अंदर? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान पावर के अंदर आए। हालांकि अवामी राय उसके साथ है। मेरे कहने का मतलब ये कि मेरी हमदर्दियां किसी पॉलिटिकल जमात के साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो एक अवामी राय जो है उसको अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पे देखिए, अगर तो अवाम की राय पे अगर एक बंदा उठ के ऊपर आए ना तो फिर उसकी बात अलग होती है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बुरे से बुरा डेमोक्रेट अच्छे से अच्छे डिक्टेटरशिप से बेहतर होता है, डिक्टेटर से बेहतर होता है। इसलिए यहाँ पे यार एक ही हाल है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी। हमने डिक्टेटरशिप यहाँ पे उठा के देख ली, हमें कुछ नहीं मिला। डेमोक्रेसी तो भी है। डेमोक्रेसी मैं तो इसको कोई डेमोक्रेसी नहीं मानता कि आपके पंजाब के अंदर 7-8 महीने हो गए, इलेक्शन कोई नहीं हो रहे। आपके आइन में लिखा हुआ 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। वो मोहसिन नकवी बैठा हुआ है यहाँ पे, सेंटर के अंदर मौला काकड़ बैठा हुआ है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की आपने पाकिस्तान की अगर रिपोर्ट भी आई है, वो एक रिपोर्ट आई है जी हमारे पाकिस्तान की जो अदलिया वो 3 नंबर पे करप्ट तरीन इदारा है, जिससे हमने इंसाफ लेना है, जिससे हमने दरवाजा खटखटाना है कि यार हमें इंसाफ दो। वो खुद करप्शन में 3 नंबर के ऊपर आई है। अब और ओवरऑल मेरे ख्याल वो पाकिस्तान की जो अदलिया वो 125 के 127 नंबर पे आई है। अब हमने देखे ना, पाकिस्तान के 2-3 पिलर्स होते हैं। हमारा मीडिया एक पिलर होता है आपका, उसके बाद जो सिचुएशन है मीडिया की वो आपके सामने है। अदलिया होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके बाद आपका सेनेट होता है, उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है। 5 चीजें मैंने आपको गिनवा दी, इनमें से एक चीज ऐसी बता दें, अदलिया 3 नंबर पे करप्ट, पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सेनेट के अंदर बकरियों की तरह आवाम बेच के सेनेटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी पे आ जाएं, एक ब्यूरोक्रेट बंदे को आप उठा के देख लें, जब वो रिटायर होता है उसके पास इतने पैसे होते हैं जितने एक इंडियन जर्नैल के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। मीडिया पे आ जाएं, मीडिया आपका क्या करता है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ, आपने खुद ही बात कर दी है, हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करता है कि भाई लाओ, आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे। और मैं इनसे इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चलाना है, और अगर वो प्रोग्राम वैसे चल गया तो इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के अंदर चेंज भी नजर आएगी। ठीक हो गया जी। देखें, बहुत से लोग हैं जो अभी मेरे से कांटेक्ट भी करते हैं या इनडायरेक्टली मेरे तक मैसेज पहुंचाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से कि भाई आप ज़्यादा इंडिया इंडिया करते हो या तारीफ करते हो बिला वजह, तो आओ हमारे से बात करो। मैं भी ऑलरेडी मतलब इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि आए लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन कैमरे हमारे भी होंगे, कैमरे आपके भी होंगे। दिलशाद भाई ने भी ऑफर किया कि भाई कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से हो या इवन सोशल मीडिया से हो, अगर हमारी बात गलत लगती है, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ अगर हम कुछ भी झूठ बोल रहे हैं तो भाई आओ हमें रियलिटी बताओ, हम रियलिटी मानेंगे। लेकिन अगर हमारी बात सच हुई तो आप भी हिम्मत करो कि जो हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए वो आप भी करो। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है कि शायद ये पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं। यार पाकिस्तान को डिफेम करना मकसद नहीं है, पाकिस्तान जो हम पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है ये, लेकिन एक एक्सट्रीमिज्म होती है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। इनको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार देखो, आप क्यों नहीं वो बंदे तलाश करते जिन्होंने डेमोक्रेसी नहीं चलने दी? आप वो क्यों नहीं बंदे तलाश करते जो कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने दे रहे?
आप वो क्यों नहीं बंदे तलाश करते जो कि एक पॉलिटिकल लीडर जो इस टाइम सबसे ज़्यादा उसकी फेम है वो जेल के अंदर क्यों है? आप वो बंदे, आप वो मरकज़ तलाश करें, वो लोग तलाश करें। आपके अंदर मैं एक सोच छोड़ के जा रहा हूँ, एक तहकीक का एक टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, आपके उस पर रिसर्च करें। आपको नहीं लगता इसी टॉपिक के ऊपर जो इनवारुल हक काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया 300 जंगों वाली, इसी टॉपिक के ऊपर मेनस्ट्रीम मीडिया बैठ के बात करता है कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी देनी चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसी ये डिबेट होती और फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात जाती कि लोगों में देखो जी अवेयरनेस आ चुकी है, किसी एक ने भी ऐसी बात की हो, इवन अगर किसी ने की भी होगी अप्रिशिएट किया होगा कि भाई क्या बात है, इनवारुल हक काकड़ ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये नहीं पता इंडिया वाले इस स्टेटमेंट पे हंसेंगे। यार इंडिया वालों को आपने मुंह तोड़ जवाब देना यार, टेक्नोलॉजी में दे दो, आपको वो दिखा देंगे कि क्या हिसाब किताब है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, इंतहाई बोंगी स्टेटमेंट दी है, इसकी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हमारा जो असली प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि पीछे मैंडेट लेके आता है, उसकी स्टेटमेंट को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप तो फिर एक डम्मी प्राइम मिनिस्टर हो, आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं हूं, जो कि एक गैर कानूनी तौर पे एक सीट के ऊपर बैठे हुए। तुम 5 महीने के अंदर तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना, तुमसे इलेक्शन नहीं हो पा रहे। अच्छा दिलशाद भाई, एक चीज़ मुझे तो ये बताएं, आपको लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है ये पाकिस्तान साइड से हम हल करने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि देखें यूरोप की अगर बात करें, वैसे तो हम बहुत इंप्रेस हैं यूरोप से, हर चीज़ में हम, इवन ड्रेसिंग हो जाए, अपने ड्रामा हो जाए, अपना डेवलपमेंट के हवाले से एग्जाम्पल सबसे पहले देते हैं जी यूरोप में ये हो गया या होना चाहिए, उधर इतने रूल्स हैं, इतने अच्छे रूल्स हैं, हर पाकिस्तानी नौजवान यूरोप जाना चाहता है। वहाँ पे जो उनसी जंगें हुई, वर्ल्ड वार हो गई, फिर भी वो आपस में मिल के बैठ के, उनकी तो इवन लैंग्वेज भी नहीं थी मिलती। हाँ जी, देखिए अब जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, उनका लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने मसले का हल निकाला। देखिए आज दुनिया इस जगह पे पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि आपका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशंस हैं, मुज़ाकरात हैं। और मुज़ाकरात कौन करेगा? मुज़ाकरात कभी भी कोई इदारा मुज़ाकरात नहीं करता होता, हमेशा एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो जाके मुज़ाकरात करता होता है। नवाज शरीफ साहब की अगर जैसे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, जो भी डेमोक्रेटिक लीडर है, भाई हमारा जो डेमोक्रेटिक लीडर है हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा अपनी आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि भाई जाग जाएं, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जो आप वोट से चुनते हो। नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक लीडर भी इधर बन जाते हैं, लाइक कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर तो रहता ही है ना एट अ टाइम, अभी भी चाहे केयर टेकर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या उनके पास पावर होती है? क्या वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो खुद अपनी मर्जी से देते हैं? मुझे ये बात ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ जी, हमारे यहाँ जी 6 महीने पहले डिसाइड हो जाता है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, विदाउट वोटिंग। और अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ 90 to 95% ये कह सकता हूँ कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब है, और अगर आप जाके लोग ग्राउंड रियलिटी पूछ लें तो नवाज शरीफ का नाम लेने वाले लोग बहुत कम है, इसके मुकाबले में इमरान खान का बहुत ज़्यादा लोग नाम लेने वाले। तो हमारे यहाँ एक इलेक्शन भी ढोंग है, और इलेक्शन ठीक है, उसके बाद जो होता है वो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, पावर में आ जाता है। फिर उसके बाद अच्छा मज़े की बात मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को 2/3 अक्सरियत भी नहीं ली जाती, उसको एक बिसाखियाँ फराम की जाती हैं। हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक और काम भी किया हुआ है कि इन्होंने ना 3-4 जमातें तैयार की हुई हैं, और उनको ना ये 10-15 सीटें दिलवा देते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं कि अब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 172 मैजिक नंबर है, वो आपने हासिल करना। अब इन ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो 172 के नंबर पे ना पहुंच सकें, 150 140 पे। अब वो जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पार्टी बी टीम्स बनाई होती हैं, उनको हुकूमत में लेके आते हैं, और फिर ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला शुरू होता है कि नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे आपके खिलाफ, आपको बाहर निकाल देंगे। इमरान खान के साथ सेम यही हुआ है, उसको एमक्यूएम छोड़ के, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ है। तो भाई ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर गहराई तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका एक ही हल है, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें यार, आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, और हमें ये चीज़ें, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, रियलिटी को जानने की ज़रूरत है। दिलशाद भाई आपको बताता चलूँ, शायद अगर आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, वीडियो तो आप अपनी देखते ही होंगे हमारे चैनल पे, लेकिन अगर कमेंट्स पढ़ते हैं, देखने वाले मोस्टली इंडिया से हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उनकी तारीफ करते हो, आप रियलिटी पे बात करते हो इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बताएं कि इंडिया के बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जब वो दूसरे अनएजुकेटेड लोगों की, पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, वो कहते हैं यार हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ रिलेशन हो, आप भी यही ख्वाहिश रखते होंगे कि इंडिया के साथ रिलेशन हो। क्या मैसेज इंडियंस को देना चाहेंगे कि यार देखें, जो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा फिलहाल थोड़ा हम कोशिश करेंगे बेहतरी की, तो रिलेशन बेहतरी की तरफ जाए। सबसे पहले तो जो लोग तारीफ़ करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है वो हमारी राय का एहतराम करते हैं और हमें सुनते हैं। और उसके बाद यार ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो जज्बाती बातें करते हैं, यार ये इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्लों, हमारे डिक्टेटर्स और हमारे सो कॉल्ड डमी प्राइम मिनिस्टर्स को बातें सुन के उनका ये हाल हुआ है, उनका खुद का कोई कसूर नहीं है।
तो यार हम यही चाहते हैं, जो भी एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जो भी एक तरक्की पसंद पाकिस्तान से मोहब्बत वो करता है। वाकई में पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, हम एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करें, हमारे यहाँ एक एजुकेशनल मामलात हों कि हमारे यहाँ लोग इधर से जाएं, उधर से उधर आएँ। जैसे हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को जो है वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चीज़ें डिप्लोमेसी होनी क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए हमारे यहाँ। यार देखिए, हम क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे हैं, हम क्रिकेट के भी फैन हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत दिन हो गए सीरीज़ नहीं हुई, हम उसको भी मिस करते हैं यार। और हम देखें, इंडियन लोग और पाकिस्तानी लोग, हमें तो ये भी है कि यार ना हमारा लैंग्वेज बैरियर है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, दिखते भी हमारे तकरीबन एक जैसे दिखते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ एक बॉर्डर बना दिया गया 1947 के अंदर, ठीक है। अब ये एक और नई बहस चल जाएगी कि अब लोग मेरे पे ये इतराज करने लग जाएंगे कि आप टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। मेरे साथ एक डिबेट प्रॉपर इसके करेंगे ऊपर टू डिबेट नेशन थ्योरी के हवाले से, क्योंकि इंडिया में देखें, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इंडिया ने टू नेशन थ्योरी को तो गलत साबित कर दिया है। वहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर बात करें कि यहाँ पे फिर अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर टू नेशन थ्योरी को हम मान लें तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो नहीं रह सकते हमारे साथ। पाकिस्तान में हिंदुओं की तो बात अलग है, मुसलमानों को जो आपस के मसले की मसाइल हैं उनसे हम आज तक बाहर नहीं निकल सके, मतलब कि जो विद इन द रिलीजन मसाइल हैं। ठीक है दिलशाद भाई, इसके ऊपर इन डिटेल टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ये दिलशाद भाई हैं, इनके साथ कोई भी पाकिस्तानी जो जिन्हें ये लगता है कि इनकी ओपिनियन गलत है, बाइस्ड है, अनबाइस्ड नहीं है, उनको साथ रख के हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बड़ी खबर देता चलूं कि हम कोशिश करेंगे कि दिलशाद भाई और आबिद अली भाई, क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई दिलशाद भाई को और आबिद भाई को एक प्रोग्राम में इकट्ठे लेकर आया जाए। कोशिशें करेंगे आने वाले प्रोग्राम में, यानी कल या परसों हम दिलशाद भाई और आबिद भाई को एक ही प्रोग्राम में लाएंगे। बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होगा और बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा, जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में। एक लास्ट, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। दिलशाद भाई तो वही नॉन स्टॉप है भाई, और जो मुंह में आया वही साहब नहीं, वो गलत बात फिर भी गलत नहीं भाई, तो फिर जो बंदे हालात जितना कहीं चल रहे भाई उसमें सही बोल। सच्चाई को इसे ना बेधड़क होके करना भाई साहब बड़ी हिम्मत की बात होती है भाई। और वो चैलेंज खुला कर रहे हैं कि अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वाला मुझे गलत राह करता है ना साबित, तो वो मेरे सामने आए, वीडियो बनाए और वीडियो में छेड़छाड़ नहीं करनी। एक बात तो मैं उससे गलत साबित करता हूँ, मुझे भूल ना जाए। सर ने कहा है, मेरे भाई ने ये लफ्ज बोले हैं कि जिन्होंने ये किया उसको ढूंढो, जिन्होंने वो किया उसको ढूंढो। वो भाई किसी को भी भूल नहीं है, वो किसने करवाया 1947 के बाद लेके आज तक, किसने करवाया, क्यों करवाया, किसके लिए कराया, उसके पीछे मिशन क्या है, वो सबको पता है। वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है मेरे भाई, आपको भी पता है। आप कह रहे थे कोई बताए, कोई पता नहीं, उन्होंने मेंशन भी तो किया ना, बच्चों को उठा लेते हैं। हाँ, सभी कुछ सबको पता वो कौन है। वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है जो हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं होने देती, जो हमारे मुल्क के एजुकेशन पे काम नहीं करने देती, जो हमारे सेहत पे काम नहीं करने देती, जो हमारी बिजली नहीं बनने देती, जो डॉलर महंगा एकदम कर देते हैं, एकदम सस्ता कर देते हैं, खाद बाहर की कंट्री में भेज देते हैं, गेहूं घर में रख के स्टॉक कर लेते हैं। और रेलवे निजाम किसके पास है, PIA किसके पास है, स्टील मिल सारा किसके पास है, वो एक ही है, वो एस्टैब्लिशमेंट है। और मौजूदा वक्त वो हाफिज साहब है जो अमेरिका में मौजूद है। सीमेंट भी, हाँ, सीमेंट भी उनकी, हर चीज हर चीज। मैं तुमको एक चीज बताओ मुझे जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो बताओ। एक चीज आज मुझे वो याद आ गई ना, वो एक इमरान खान के कंट्रोल। बस झूठ बोलते हो दोनों। जेल में रखा हुआ, इससे ज्यादा कंट्रोल क्या करेंगे। रखा तो है, लेकिन हथकड़ियां लगा के रखा हुआ, इससे ज्यादा कंट्रोल उसका कहते हैं कि इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान की उन्होंने चीखें निकलवाई हैं, बिल्कुल निकलवाई है, कंट्रोल में नहीं था तो चीखें निकलवाई है ना। लेकिन उसका मौसम साहब ये आवाज देखो क्या रद्द अमल देगी। तो भाई मैं ये भी तो सलाह मशवरा दे रहा हूँ, मैं तो रनिंग स्टार्ट करने लगा हूँ भाई साहब कल से। मतलब किधर भाग के जाएगा, किधर है आज से जंग लड़नी है भाई साहब, हमने स्टैमिना जरूरी है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। ये बंदा बहुत सियाना है, सरेंडर करना पड़ जाए। अरे सरेंडर सकते हैं नहीं, ये तू जंग लड़ने के लिए जाएगा कि कंट्री से भागने के लिए टैग ना जाएगा? लगे भाई साहब, ये वाज़ा कर। जंग से भागने के लिए। अच्छा नहीं तो उधर वो पैंट उतारनी पड़ेगी। ओ भाई 1900
सही। ऐसे ऐसे करके 1971 के अंदर वो जनरल साहब जो नियाजी साहब थे ना, सजदा ना करना शुरू कर देना भाई जो जनरल नियाजी साहब थे 1971 में, जिन्होंने मतलब 90,000 फौजियों को बिठा दिया था, कमांड कर रहे थे। हमारे पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर बनती जगह 2 मुरब्बे जमीन मिली थी। उस वजह से बाग लगे हुए हैं भाई, बाग लगे हुए 2 मुरब्बे जमीन है, माटे के बाग 24 एकड़ 2 मुरब्बे जमीन, और उसको आलीशान एक बंगला भी 50 एकड़ भाई। 50 उसको आलीशान बंगला भी मिला हुआ है। अब वो मेरे ख्याल से खुद तो मर चुके हैं, हाँ वफात वो मर चुके हैं। उसकी जमीन आज भी हमारे साथ है, जो फ्री में मिली हुई है किस्म की। कोई मुल्क की खातिर कुछ किया भी नहीं। किया क्या था, सारे 90 के 90,000 ने हथियार फेंक के बैठ के भी जो मर्जी कर लो। वो बचाया था इसलिए किया सिर्फ ये था कि बांग्लादेश की औरतों के साथ ज्यादती की गई थी, इन्होंने ये किया था सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। वो 90,000 को जिंदा लेकर आ गए थे इसलिए दिया था। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 90,000 फौजी को वो वापस ले लिया। इसके मुतबादल इनको 2 मुरब्बे जमीन मिली। 90,000 फौजी को जिंदा ले आए और कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया। को दिया है, इसलिए ना इसको ये 2 मुरब्बे जमीन और आलीशान बंगला और मिला। जो बाकी यहाँ बची थी वो खुद अपने नाम लिखवा। पहले नंबर तो बात ये कि ये बांग्लादेश को तो ये शुरुआत से ही चाहते ही नहीं थे कि हमारे साथ क्यों मिलाया? पार्टीशन के लिए जरूरी था, वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम थी। ये सिर्फ पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, बाकी तो वही वैसे खुद से मिलाई है स्टेटें। ये बंटवारा पंजाब और बंगाल का हुआ था। वही वैसे जमीन अच्छा, ये जो जमीन यकूब भाई और जो यूसुफ ये तो भाई दूसरे बोलते हैं, बनाई है, मेरी बात बनाई सुन, है। उन जो 93 सोल्जर थे उनकी जानों के बदले इवर ये जो हजार सिर्फ 93 नहीं 90,000 मैंने बोला है। अच्छा 93,000 उनकी 93,000 की जो कीमत है जान की, क्या उससे वो कम है ज्यादा है? जो वो 2 मुरब्बे नहीं, वो जमीन देना बनती थी उसको किस वजह की किस जमीन दी? मजाज में उसने किया क्या? 93,000 फौजी को एक तो मुल्क दे दिया, एक तो मुल्क दे दिया। 1 मिनट, आर्मी किस लिए होती किस है? लिए होती है? लड़ने के लिए होती है। और किस लिए होती है? शहीद और मुल्क की खातिर ठीक है भाई, आर्मी सरेंडर इन्होंने कंट्री भी दे दी, अपनी जमीन का हिस्सा भी दे दिया, ऊपर से मान लिया, मान लिया फौजी को भाई। ट्रेन करने में और तो ट्रेन उसको जंग लड़ने के लिए किया जाता है। फिर वो टाइम ठीक था नहीं, उसका। क्यों आर्मी के जवानों को क्यों तैयार किया जाता अच्छा, मैं एक और सबूत देता हूँ, मैं एक और सबूत देता हूँ। तो देख, मेरा क्लास फेलो है, हाँ, हमारी मैं गलती एक और सबूत देता हूँ। मेरा क्लास फेलो। उधर कुछ को मार देते हैं, खुद उधर शहीद हो जाते हैं, मर जाते अच्छा, हैं। एक और बात सुन लो। नहीं, चलो सरेंडर किया, यहाँ पर आकर वापस जमीन उनको देने की कौन सी जरूरत थी? अच्छा, मैं एक और सबूत तो ले सारे नहीं लेते। एक और सवाल, छोटा सा सवाल। इंसानियत के लिए सोचा जाए तो उसने तो सही कौन किया। सी इंसानियत? ये इंसानियत होगी। अगर इंसानियत के लिए ऐसा सोचना है 1 मिनट भाई साहब, तो आर्मी बनाते क्यों है? आर्मी की जरूरत क्या है? आर्मी का मकसद यही या खुद मार जाना या दूसरे को भाई, मार जमीन देना। की साढ़े 4 जंगें क्यों लड़ी हुई ये हैं? लड़ने के लिए आर्मी होती है। नहीं, 4 जंगें फिर क्यों लड़ी वो क्यों? जंग नहीं थी, वो कब्जा करने के लिए। तो पहले 4 जंगें क्यों लड़ी? वो ना लड़ते जमीन मिल जाती थी। सभी अपने कंट्री का बचाव करने के लिए, अपने कंट्री को तुड़वाने के लिए। तो 4 जंगें क्यों लड़ी है? क्यों लड़ी, क्यों हारे, क्यों मुल्क की बेइज्जती करवाई? एक मिनट मेरी बात सुन ले। अच्छा तुम सवाल पूछो मेरे से। मैं पूछता हूँ, एक मिनट मैं करता हूँ। यार, मेरा क्लास फेलो है, यार, मेरा सवाल पूछना। सवाल ये, तुमने जो सवाल पूछा पूछ ले वो। एक मिनट, मौसम का सवाल है जमीन का। एक मिनट, मेरा एक दोस्त है जिसका वालिद फौज में हवालदार था 1971 में। उसने जंग भी नहीं यूसुफ लड़ी, वो जंग लड़ी भी नहीं, फौजी था, लेकिन वो जंग भी नहीं लड़ी। उसको 1 मरबा जमीन इधर ही हमारे यहाँ उस न्याजी के साथ ही मिली है, उसको फिर क्यों मिली? बताओ मुझे। अब सवाल ये है, वो हवालदार 71 की जंग लड़ी भी नहीं, असल उसको क्यों मिली? उनको जमीन दे दी उसका क्यों मिली? ठीक है, नहीं बस ये सवाल। उसका जमीन में थी, भाई साहब खुद भी क्यों जमीन मिली? में बस ये अपने सवाल। आने वाली नस्लों को भेजो फौज में, थोड़ा जमीन तो भेजो। मिल जाएगी ना। ऐसी जमीन दे दी उसको, देते फ्री में जमीनें दे दी उनको। अब उसको नहीं। गरीबों को देते, जिनके पास घर की नहीं, छत नहीं, उनको देते। अब लंबे मुंह वाले लंबे मुंह वाले। वैसे जमीनें थी आर्मी को देते, पैसा से भी सारे रेलवे की जमीन तो उनके पास है। वो सारी जमीन शकील में मैं पहले बता चुका हूँ, हर चीज तो उनके पास है, ऊपर से फिर जमीन उनको दी हुई है। अच्छा भाई ना, स्कूल में मैंने पढ़ा था पढ़ा था। जमीन और आसमानों का मालिक कौन है? अल्लाह। कहते हैं अल्लाह ही। बिल्कुल। पाकिस्तान में जमीन और जायदाद का मालिक कौन है? एस्टैब्लिशमेंट तो सारा कुछ तुमको पता है क्या है? सारा कुछ इनके पास है। जमीन जाने क्यों रहे हैं? उन्होंने सिर्फ तकसीम किए कि वो हम कहते हैं मुल्क की खातिर एक जंग तो जीत लेते, फिर तो हम गलत बात कर भी लेते, मान भी जंग लेते, जीत के आते, फिर कहते खुशी में। सूबे ले लेते, फिर तकलीफ नहीं हो या रही। फिर हम मान लेते
मुरब्बों के साथ जमीन इनको दी गई, क्यों दी बात गई? करता है। ये कौन होते हैं जमीन लेने वाले? यहाँ पर ना उसने इंसानियत को बचाया भाई। असल में तुम ये कहना चाहते हो कि आप फिर एक जंग लड़ो जिसमें वो जीत अच्छा पता नहीं वो चले, छोटी सी बात, छोटी सी, अच्छा जो नौजवान है इजराइल का मारा उसके पास और एक पिद्दी सा मुल्क है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है। अच्छा एक सवाल, अच्छा तू कह रहा है, एक मिनट, तू कह रहा है कि उनको जमीनें दी गई हैं, जितने शहीद हो गए नौजवान आज अगर 1947 के बाद आ रहे हैं, आपने जवाब देना मौजूद किसी एक नौजवान जो मुल्क की खातिर धरती के लिए शहीद हुआ है हमारी खातिर, उनको भी कभी मुरब्बे के साथ जमीन मिली है? सवाए बड़ी रहेगी तो कभी जंग नहीं लड़े, आर्डर करते हैं उनको मिली है। कभी किसी नौजवान जो शहीद होता है उनको जमीन क्यों नहीं मिली? मिलनी तो उनको चाहिए थी। मैं तो पहले भी उनको कभी आज तक एक भी नहीं मिला। मैं बताता हूँ यार, बताता हूँ। उनको तो कभी नहीं मिला। बड़े बड़े जो डाकू चोर है और उनको मिलती है। बात का सुन ले आप लोग, बात उनकी तो लाशें ही वहीं छोड़ कर और बात से छोड़ के आ गए, ये तो हमारे थे ही नहीं। उनके घर वालों की कभी जान पड़ताल की, वो किस हालात बाद में में तो मुकर जाते हैं तेरे जैसे। वो सारी जिंदगी बाद में खाते बाद में जाते, ये न्यादी जाते, उनको मुरब्बों के साथ जमीन दे दी गई है। जो नौजवान आवाम की खातिर शहीद हुए उनको एक इंच भी नहीं दिया। अरे भाई को जमीन की क्या जरूरत है? उनके बच्चे नहीं, वालिदैन नहीं, भाई दोस्त नहीं, पीछे नहीं होते। नहीं, उनके लिए कुछ नहीं होता। तो जो जंगे लड़ेंगे हुक्म देते हैं उनको मुरब्बे के साथ जमीन दे दी है। भाई साहब मंथली पता नहीं क्या कुछ दिया जाता है। ऊपर से देख लो, काकर साहब आ गए, वजीर आजम काकर साहब आ गए जी, अनवार अला काकर साहब, इनको किसने हक दे दिया बातें करने का? ये तो वो काकर है जिनको बिठाया गया था इलेक्शन करवाने के लिए। इसकी इतनी औकात नहीं इलेक्शन करवा सके। ये फौज के कहने पे नौकरी कर रहा है, ऊपर से यूनिवर्सिटी गया, बच्चों ने जरी इसकी कुत्या कुत्या की, इसको पता है, सारी दुनिया ने देखा ये काकर कौन होता है। सवाल अच्छा मौसम तो सारी बातें छोड़, काकर वजीर आजम बन के सवाल करने वाला। पाकिस्तान जंग करने की हालत में है। हाँ अच्छा बिल्कुल है। रोटी खाने को नहीं निकाल की बात उसने करते हैं। सवाल किया, उसने जवाब सुने नहीं, खुद ही जवाब दे रहा, तू खुद ही दे दे दिया। अच्छा भाई बता दे, सवाल कर लेते ये जवाब। जमीनों का मालिक कौन है भाई? सीधी बात। वो फिर तू पूछ रहा है, तो फिर उनकी अपनी जमीन है, जिसको मर्जी दे, तुम्हें तकलीफ हो रही वो है। यार उनकी अपनी क्यों है? अब ये तेरा घर है, तेरा घर है, तेरे पास है, आपने पैसा लगाएगा, वो ले जा तो दुख नहीं होगा। अच्छा तुम्हारे दादा की तुझे दुख नहीं होगा। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब। तुम्हारे दादा की जमीन थी, हाँ उसके जो बेटे वो खुद ब खुद बांट के दे रहे कि नहीं? थोड़ी थोड़ी करके ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा ले हाँ, लो। दे रहे हैं। तो ये आर्मी की जमीन है, वो जिसको जो जनरल बनता है उसको वो बांट के दे देते। चल तेरा 2 एकड़ चलो मान लिया उनको दे देते। तो जो नौजवान शहीद होते हैं उनके हिस्से में जमीन क्यों नहीं आती? वो जो मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी देते हैं उनको क्यों नहीं उनको देती? 2 गज जमीन मिलती है कब्र में। हाँ ये सच है, 2 गज जमीन कब्र की जरूर वो मिल जाती, वो भी अपने अपने कब्रिस्तान में घर वाले छोड़ देते के हैं। आ गए थे वो भी उनकी हो गई। ले वो उनकी होगी। ओ बेवकूफ हमारे सवाल का जवाब दे। तो कब्जा कर दिया जिनकी उन्होंने। मैयत भी नहीं बेवकूफ ना बन। उनको तो जो वो भी नहीं मुरब्बे के साथ जमीन लेते हैं उन्होंने कभी जंग लड़ी नहीं, बंदूक पकड़ी नहीं, वो ऑर्डर देते हैं। अच्छा भाई मैं और जो लड़ते जो कुर्बानी देते हैं उनको कभी जमीन दी भाई नहीं। साहब वो सारों के ऊपर होते हैं, हाँ। इस वजह से होती उनको है। दी जाती है। सही बात। तुम जैसे भी पढ़ जाओ ना, बिल्कुल। रैंक लो, आपको भी उतनी मिलेगी। मोरे मतलब है अच्छा ये जान से उस उन्होंने लड़नी रैंक, है। एक मिनट, उस रैंक पर फिर इंसानियत याद आ जाती है। नहीं क्या बंदा नहीं, यार। उस रैंक पर पहुंचकर इंसानियत पहले याद आ भाई साहब जाती आप है। लोगों को जमीन से छीन है ना, उस पोस्ट पे जाओ पहले, फिर अच्छा। आपको जमीन आ जाए, फिर हम आप लोगों के अच्छा साथ- फिर ऐसे करो, जितनी पाकिस्तान की आर्मी के नौजवान है ना जो बॉर्डर पे दिन रात जागते हैं हमारे लिए, कुर्बानियां देते हैं हमारे लिए, उनको कहते हैं आप सारे वर्दी उतार दो, अपने घर आ जाओ। सिर्फ हाफिज साहब रावत साहब के जो ऊपर रैंक वाले ना, उन्होंने बॉर्डर पे खड़े होना, फिर जमीन ले गए, फिर जमीन ले गए, फिर बनती भी है। इंडिया के साथ जंग लड़े, फिर उनकी बनती भी है। जो दहशतगर्द आते हैं, नौजवान शहीद होते हैं, उनकी जगह वो शहीद हो, या हाफिज साहब के बेटे शहीद हो जो लंदन में बैठे हैं अमेरिका में, वो शहीद हो, फिर जमीन उनकी बनती है। और जिनकी बनती नौजवानों को उनको कभी दी नहीं कब्र की जगह के अलावा। जो जिनकी नहीं बनती उनको मुरब्बा के साथ दे देते, अलीगढ़ फार्म भी देते हैं, अमेरिका में फार्म बन जाते हैं, बेल्जियम में बन जाते हैं। अच्छा भाई हुकूम ने सही बात की। क्या बात करते हैं? इंडिया तो चलो तगड़ा मुल्क है, उसको बड़ी धमकियां देते हैं, 300 जंग लड़ेंगे। हाँ। और जो अफगानिस्तान वाले अगले दिन 30-40 जवानों को शहीद करते हैं, वो क्या है? उधर भी थोड़ी सी जंग का नजराना पेश कर दे। उधर तो बात हो रही है। उधर लड़ लो। इंडिया की तरफ बोल रहे काकर साहब, कितने बोल रहे वो थे? इंडिया जो कर रहा है अपने कंट्री में कर रहा है, जो मर्जी करे। बिल्कुल उनकी अपनी मर्जी। वो आगे ठोक जाते हैं, इनको तो कुछ कहते वो कितने कह रहे? 300 तारक
इजराइल के खिलाफ एक छोटी सी स्टेटमेंट ही दे देते हाँ। सारे जंग मुस्लिम वाली ना होती बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही कह देते कि हम भाई फलस्तीन हम के बड़ा साथ गुस्से में हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो साथ भी नहीं वहाँ दिया। पर तो हमारे पास न्यूक्लियर आवाज बम ही है। नहीं निकली और ऐसा बोलना है ये न्यूक्लियर ये पाकिस्तान के लिए नहीं इजराइल के लिए। मुसलमानों के लिए बना के रखा है हाँ। वो भी मुसलमान है भाई साहब मारो ये मुसलमानों को मारो भाई अच्छा अफगानिस्तान को मारो इन्होंने एक फलस्तीन को मारो एक सऊदी अरब को मारो एक इस तरह करके सारे मारो। एक ही मार दे जान छूट जाए। अच्छा इन्होंने देख लो आज अगर जंग कोई जीती नहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी ये हारे नहीं, जमीन कभी ये हारे नहीं, ये जीतते ही हैं। इनकी पति कब कहाँ चलती है, सिर्फ बेगुनाह नौजवान जो पाकिस्तानी अवाम है उनके ऊपर इनका रोब चलता है, दुनिया में कहीं नहीं चलता। अगर चलाना होता एक बार जबान से काकर साहब और हाफिज साहब कह देते हम फलस्तीन और हमास के साथ हैं, हम एटमी प्लांट वाले हैं, हमास को मारो गोली हम उनके साथ है। सिर्फ इतना ये कहते हैं, हम वो मजबूत इतना लफ्ज़ इनकी जबान से नहीं निकला कि हम फलस्तीन के साथ है। इंडिया को कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग कंट्री उनको कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, हम 300 जंगे लड़ेंगे। आपके पास रोटी एक वक्त की है नहीं, हम जंगे कौन सी लड़ेंगे? अच्छा, उनके साथ फिर मुकाबला नहीं बनता। अच्छा मुझे ये बताओ बात पहले करते वाली हो। कंट्री के साथ वो क्यों ने पहले अपने लोगों के साथ तो खड़े हो, बाद में उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ। वो अपनों के साथ कैसे अपनों को तो मार रहे हैं, अपनों के साथ अपनों को तो मार रहे हैं, ये बात ही ना उठाए उनके खिलाफ। भाई पहले नंबर तो बात ये है कि ये बात करते वीडियो जो हैं। है ना ये काकड़ साहब के खिलाफ है वीडियो, आर्मी के खिलाफ नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है ना गंद जो मारा है ना वो काकड़ साहब ओ यार काकर किसकी जबान बोल रहे हैं? काकर साहब हाफिज साहब की जबान अच्छा, बोलते हैं। मेरी बात सुनो। हाफिज साहब अमेरिका से एक मैसेज लेके आते अच्छा हैं। बात सुनो। अच्छा भाई बात ये कि काकड़ जो प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है बिल्कुल। उसको तो अपना ये दुरानिया पूरा नहीं करने देते। काकड़ साहब को सिर्फ 3 महीने के लिए चुना गया, ये उससे ज्यादा है। एक साल कर रहे हैं। हाल है पाकिस्तान में उल्टी ये गेम गुंडा चल रही हाँ, है। कैसा कानून है? और भाई साहब मुझे आज तक समझ नहीं लगा ये जो जर्नलों के इतने ज्यादा हाँ, यहाँ से मेडल लेकर तो यहाँ लगे। तक मेडल लगे होते हैं, बिल्कुल ये करप्शन के लगे होते हैं या किस बात के लगे? नहीं, ये जजीरों के लगे होते हैं। आपने भी उस मुल्क में जजीरा खरीदा है जिस तरह कियानी ने खरीदा है। आपने पापा जोन बनाया बेल्जियम में, आपके लिए बैग लग गए हैं। ये इसीलिए होते हैं। आपने इतने बड़े पे जमीन कब्जा कर ले इसीलिए ये बैग लग जाते हैं। आपने बेगुनाह आवाम को मारा इसीलिए बैग लग जाते हैं। आपने मुल्क की आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इसीलिए ये बैग लगते हैं, और कुछ नहीं। ये इसलिए लगते होंगे कि जर्नैल साहब जो है ना आज अच्छे से क्लीन शेव करके आए हैं, हाँ। इसलिए लग गए। आप हैंडसम लग रहे थे, प्यारे लग रहे अच्छे से थे। धो के आए हैं, इसके लिए एक मिल गया होगा मेडल। या आज आपके बाल देख बड़े रहे उनकी गाड़ियों का पेट्रोल देख कितना फजूल ये पेट्रोल छोड़ दे। हमारे मुल्क में कितना महंगा डीजल है, पेट्रोल ये फ्री में चला देते पुलिस वाले आर्मी वाले, इनसे कोई बंदा पूछता नहीं। भाई साहब ये इतनी करप्शन कर जाते हैं, इनसे कोई नाम नहीं पूछता, कोई एफआईआर नहीं पूछता, आज तेरा मौका नहीं कोई है। बंदा नहीं इनको पूछने वाला। आज तेरा मौका नहीं अदालतों है। में जज देख लो, ना हमारे साबका जज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब अमेरिका में जलील हो रहे हैं। तू कह रहा है आवाम ने गिरबान पकड़ा, इंसानियत याद आ गई। न्यूयॉर्क के अंदर इसका गिरबान पकड़ा, सरेंडर कर गया। वो 3 साल से जज बने रहे, किसी ने इसको पकड़ा नहीं। जब बंगालियों की- सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ ने आवाम को दिन दिहाड़े चढ़ा दिया, किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा एक मिनट बात सुन ले, बात करते हैं जंग लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? ना भाई, ना बाबा। हम किसके साथ जंग लड़ेंगे? इंडिया के साथ नहीं लड़ने? क्यों नहीं लड़े? लड़े? क्यों? क्या मजबूरी हमारी क्या मैं है? तो तैयार हूँ भाई। तू जा जाके तुम और काकड़ साहब जाओ, लड़ मैं जाओ। काकड़ के साथ तू हूँ। जा काकड़ के जाओ, साथ। जाओ। मैं काकड़ के बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के नहीं चलूंगा। वजह क्या है? जंग में हम उतरेंगे दोनों। आप क्या वजह बताओगे? हाँ, किस इन वजह दोनों ने बताओगे? उतरना है। दोनों जंग में उतरना है। अच्छा। काकड़ साहब मेरे आगे होंगे, मैं थोड़ा पीछे से उनको बैग दूंगा। हाँ, गोली उसको ही लगे, हाँ बच जाए। फिर हम जाएंगे जंग लड़ने के लिए। अच्छा अगर काकड़ साहब ना गए तो हम भी नहीं जाएंगे फिर। तो फिर हम भी लड़ेंगे भाई। हाँ ये आज- अगर काकड़ साहब मैदान में उतरते हैं खुद। अच्छा आप लोगों का जो टॉपिक था ना उसके लिए 1 मिनट जो मुझे भी बोलने का- बोलो जी, भाई, बोलो। लेकिन बकवास अपनी बात ही रख। बोलो जी, बोलो जी, बोलो हाँ। बोले आर्मी की भाई साहब शुरू से लेकर एंड तक जो भी अयाशियां जो भी वो करते रहे, करवाते रहे, प्लाट बनाते, बिजनेस बनाए, अपनी फैमिली को बैठ सेटल किया, फ्री में वीजा मिल जाता है। हाँ। हम लाख करोड़ लेकर नहीं मिलता। मेरी बात सुनो। नहीं मिलता। नहीं ना मिल रहा हाँ। तो भाई साहब अपने बच्चों को पढ़ाओ,
आर्मी का बड़ा अफसर बनाओ, आपको जायदादें मिलेंगी, आपको बैंक का वीजे मिलेंगे। अच्छा पढ़ाए कहाँ, मुझे ये भी बता, पढ़ाए कहाँ? जहाँ पर हो एक गरीब बंदे के पास इतना पैसे नहीं है यार अपनी बातें करने के लिए, यही तो फर्क है। इतना पैसे नहीं उनके पास, पैसा होता तो बच्चे पढ़ा देते हैं। चैनलों में और हम में यही तो फर्क है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सहूलतें आपको भी मिल सकती हैं अगर उसके लिए आप कोशिश करें। अभी से शुरू करें। अच्छा जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने कोशिश की, कभी इसकी कदर हुई इस मुल्क में, लोगों के हिसाब से मिल रही है आपके नाम, जिसको आपके नाम की हेलो, हो सकती है। जिसको 80 साल सजा हुई है, अमेरिका के अंदर उसने कोशिश की थी, पढ़ के डिग्री हासिल की है, थोड़ा सा उनको हमारी आर्मी ने कहाँ रखा हुआ है? अमेरिका की जेल में कभी आवाज उठाई है? थोड़ा सा इस्तेमाल कर आपका सिद्दीकी के लिए कभी हमारी आर्मी ने आवाज उठाई है? आज भी हाफिज साहब उधर बैठे हुए, उनकी इतनी जरूरत नहीं, आपके सिद्दीकी के लिए एक लफ्ज़ भी बोल रहे हैं। सिद्दीकी दहशतगर्द की बीवी थी भाई। हाँ, उसको दहशतगर्द हमारी आर्मी ने बनाया, वो दहशतगर्द नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी बात करते हैं। एक एक रहमत व्यवसाय हमारे रावलपिंडी के अंदर दिन जाने कत्ल करके चला गया, हमारी आर्मी ने प्रोटोकॉल के साथ उसको कहाँ पहुंचाया? अमेरिका की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। नहीं है नहीं बात करते हैं हमारी आफिया सिद्दीकी को 88 साल जेल कर दिए। हमारे जरदारी साहब की हुकूमत में रहमत ने दिन जाने गाड़ी के बंदे को मार दिया, उसको इज्जत के साथ पीआईए जहाज वहां छोड़ के अमेरिका में आया। ये हमारी स्टैब्लिशमेंट ने कराया। ठीक है, बात करते हो किस मुल्क की बात करते हो, किस इज्जत की मुकाम की बात करते हो? ठीक है जी, अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर ये काकड़ साहब जंग लड़ने के लिए तैयार है भाई, हमारे आगे आगे चले, हम भी पीछे पीछे चलेंगे। अपने बच्चे और खुद आगे हो जाए, काकड़ साहब और हाफिज साहब अपने बच्चों को पहले आगे करे, फिर आवाम पीछे होगी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।